A very good afternoon, everyone. I hope all of you are doing good. I am Sumita Panigre. On behalf of the whole Tuition family, I welcome you all to today's class. I'm teaching you Science Class 9 and we are reading Chapter 9, that is Force and Laws of Motion. Okay, and this is your second part. I've already taught the first part, and if you're new to the channel, do like, share, and subscribe. Okay, let's start. Let's see what we are going to discuss today. Today we are going to discuss laws of motion. Okay, तो हम laws of motion के बारे में पढ़ेंगे. In this particular part of the second part, today we'll be learning two particular laws, that is first law and second law, and third law हम लोग next class में पढ़ेंगे. तो first of all, laws of motion. Laws of motion. नाम सुना है कहीं? किसने दिया है laws of motion? Do you know who have given laws of motion? Okay, I'll tell you. Okay, the laws of motion जो है वो एक्चुअली है क्या? कुछ मोशन है, मोशन हमने पढ़ा, लॉज उसके कुछ कुछ लॉज है. अब कैसे वो मोशन काम करता है, वो तीन पर्टिकुलर लॉज में काम करता है. फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ. ठीक है, तीन पर्टिकुलर लॉज किसने दिया है? न्यूटन ने दिया है. सर आइजैक न्यूटन ने तीन पर्टिकुलर लॉज दिए हैं. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, अब उन्होंने क्या क्या लॉज दिए, लेट्स सी. So we will be discussing two particulars in this particular topic today. So first है first law of motion. तो सर आइजैक न्यूटन ने तीन लॉज दिए. तो फर्स्ट जो लॉ है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? A body continues to be in the state of rest or motion, uniform motion in a straight line unless acted upon by an external unbalanced force. The first law is known as law of inertia. तो पहला जो लॉ है, न्यूटन ने दिया है तीन लॉज. जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसको बोला जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को क्या बोला जाता है? लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है. ठीक है, फर्स्ट. सेकेंड, क्या है फर्स्ट लॉ? हमें पता तो चल गया कि ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन न्यूटन ने दिया है. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है ना. व्हाट इज इनर्शिया विल बी सीन, बट उससे पहले डेफिनेशन जानते हैं. फर्स्ट लॉ एक्चुअली क्या है? फर्स्ट लॉ ये बताता है कि एक बॉडी कंटिन्यू करेगा, एक बॉडी रहेगा, आइदर रेस्ट में रहेगा या फिर यूनिफॉर्म मोशन में अगर जा रहा है तो मोशन में रहेगा अनटिल एंड अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स उसमें एक्ट नहीं करता. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इसमें डायग्राम में दिया है, क्या समझ गए? फर्स्ट लॉ क्या बताता है? फर्स्ट लॉ ये बताता है कि एक बॉडी अगर स्टेट में रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, या फिर अगर मूव कर रहा है तो मोशन में रहेगा अनटिल एंड अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करता है. That is the first law of motion, also known as law of inertia, given by Newton. Okay, so this is example देखते हैं. एक ऑब्जेक्ट था, फॉर एग्जाम्पल एक फुटबॉल ग्राउंड में रेस्ट में. वो तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक कि आप उसको पकड़ते नहीं हो या फिर खेलते नहीं हो. इट विल स्टे देयर, वो अपने आप चला के ही नहीं जाएगा, वहीं पे रहेगा. सो दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, वो वहीं पे जब तक तब तक कब तक रहेगा? जब तक मैं कोई एक्सटर्नल फोर्स मार के उसको गोल में मारने की कोशिश ना करूँ, तो तब तक वो बॉल वहीं पे है. ठीक है, इट विल नॉट गो एनीवेयर. सो दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. The object will continue to be in the state of rest or motion until and unless an external force is applied. This is the first law of motion we all have read. What is this? Then an object will continue to be in the state of rest or motion until and unless an external force is applied. So वहीं पे रहेगा. उसके बाद फिर मैंने एक फोर्स मारा, ठीक है, मैंने उसको गोल करने की कोशिश की, मैंने फुटबॉल को मारा, वो जाके सीधा नेट में घुस गया. सो हियर द फर्स्ट लॉ एंडेड. फर्स्ट लॉ कब तक काम कर रहा था? जब तक कि किसी ने उस बॉल को नहीं छुआ था. कंटिन्यू, इट्स वेरी इजी वन, इट्स लॉ ऑफ इनर्शिया. लेट्स सी इनर्शिया. नाउ व्हाट इज इनर्शिया? अब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं. अब लॉ ऑफ इनर्शिया होता क्या है? बेसिकली ऑल ऑब्जेक्ट्स हैव अ टेंडेंसी टू रेजिस्ट द चेंज इन द मोशन ऑफ स्टेट और रेस्ट. दिस इज कॉल्ड इनर्शिया. डेफिनेशन थोड़ा धुंधला लग रहा है, देखते हैं, कोशिश करते हैं. इनर्शिया क्या होता है? जैसे कि basically all objects have a tendency to resist the change in the state of motion or rest. अपना खुद का कुछ होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अपना खुद का रेजिस्ट कर सकते हैं वो चेंज. ठीक है, वो सह सकते हैं. एक टेंडेंसी होता है जब तक कि वो रेस्ट और मोशन में सह सकते हैं. सबका अपना अपना अलग अलग इनर्शिया रहता है और मास ऑफ द बॉडी में इनर्शिया डिपेंड करता है. ठीक है, मतलब तुम्हारा कितना भार है उसी हिसाब से डिपेंड करता है. सार के सबके अलग अलग इनर्शिया रहते हैं. मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया. तो इनर्शिया मेजर कैसे करते हैं कि ऑब्जेक्ट का कितना मास है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इनर्शिया मतलब जितना रेजिस्ट टेंडेंसी है. फॉर एग्जाम्पल एक फुटबॉल है, उसमें थोड़ा सा कम पंप है,
और एक थोड़ा सा फुटबॉल है जिसमें एयर ज़्यादा है, ठीक है। तो किसको, अच्छा फुटबॉल वाला एग्जाम्पल थोड़ा अजीब हो जाएगा, एक काम करते हैं बाल्टी वाला ही लेते हैं। हाँ ठीक है, एक बाल्टी है जिसमें पानी नहीं है और एक बाल्टी में पानी है, तो आपको किसको उठाने में ज़्यादा दिक्कत होगा, जिसमें पानी है ऑफ कोर्स। तो मेरा क्या है, मेरा किसका इनर्शिया कम है, मेरे खाली बाल्टी का इनर्शिया कम है, लेकिन मेरे जो पानी वाले बाल्टी है उसका इनर्शिया ज़्यादा है, सो दैट इज इनर्शिया। वेट, वेट इज ऑल्सो नोन एज इनर्शिया। ओके, यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल दो पर्टिकुलर बाल्टियाँ लटकाई गई है, एक खाली और एक में सैंड है। तो अगर आप धक्का मार रहे हो, ठीक है, अगर मैं धक्का मार रही हूँ खाली बाल्टी को, तो खाली बाल्टी चले जाएगा आराम से थोड़ा सा धक्के मारने पर। लेकिन जो बालू वाला बाल्टी है भरा हुआ, उसको हम धक्का मारेंगे तो हमें मेहनत लगेगा, सो दैट इज इनर्शिया इसका ज़्यादा है, ठीक है। सो दैट इज इनर्शिया, कितना वेट है। ओके, समझ गए। नेक्स्ट, now second law of motion. Now what is second law of motion? Okay, first thing before going to second law of motion, ये again Newton ने दिया है। What is the second law of motion? Second law of motion says that the acceleration of an object as produced by a net force is directly proportional to the magnitude of the net force in the same direction as the net force and inversely proportional to the mass of the object. कुछ समझ नहीं आया, ठीक है। तो फर्स्ट सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे मोमेंटम। व्हाट इज मोमेंटम, काफ़ी बार ये साउंड सुना होगा, मोमेंटम के बारे में कहीं पढ़ा होगा या सुना होगा। लेट्स सी व्हाट इज मोमेंटम। So momentum is actually impacts produced by object depend on their mass and velocity. Momentum को लिखा जाता है p, p is equal to mv। तो मोमेंटम है हमारा कितना मास है ऑब्जेक्ट का और कौन सा वेलोसिटी कितनी स्पीड से जा रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमें पता है हम एक बाल्टी उठा रहे हैं, उसका मास सपोज 10 kg है, ठीक है। मैं 10 kg का बाल्टी उठा रही हूँ, वेलोसिटी कितनी स्पीड से उठा रही हूँ, सो दैट इज माई मोमेंटम। तो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। ओके, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम है कितने मास का ऑब्जेक्ट है और कितनी वेलोसिटी है, कितनी स्पीड से मैं उसे उठा रही हूँ, या दैट इज नोन एज मास इंटू वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन बोल रही हूँ। मोमेंटम, मोमेंटम किसको बोलते हैं, मोमेंटम जो है प्रोडक्ट है, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, p इज इक्वल टू m इंटू v। सो मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। नेक्स्ट, एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। ओके, नेक्स्ट, फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, फोर्स क्या है, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। हमारा जो फोर्स है, हम कभी भी कोई चीज़ में फोर्स अप्लाई करते हैं, एक बॉल है, हम इसको फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्योंकि अभी अगर मैं बॉल को धक्का मार रही हूँ, तो मैं एक मास है उस बॉल का, उससे मैं एक स्पीड से धक्का मार रही हूँ, तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी हो रहा है, सो दैट इज चेंज इन, कुछ चेंज हो जा रहा है ना, तो चेंज इन मोमेंटम, वही फोर्स है। ओके, तो यही सेकेंड लॉ बताता है फॉर कांस्टेंट मास, अगर कोई पर्टिकुलर मास है जो कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट है, तो उसको हम बोलेंगे फोर्स इक्वल्स मास टाइम एक्सेलरेशन, तो F इज इक्वल टू m इंटू ए हो जाएगा। यही है सेकेंड लॉ। लेट्स सी, the rate of change of momentum of an object is directly proportional to the applied unbalanced force in the direction of the force। तो ये क्या है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा, यानी मैंने फुटबॉल को धक्का मारा, जो चेंज हुआ मोमेंटम में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो भी, जिस भी डायरेक्शन में मैंने धक्का मारा है। ओके, ओके, सो दिस इज, यहाँ पे F इज इक्वल टू एम ए, पर्टिकुलर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हमें एक एक्सप्रेशन मिल रहा है, वो है फोर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। दिस इज योर सेकेंड लॉ। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। यानी कि जो भी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हुआ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, जो भी फोर्स मैंने अप्लाई किया डायरेक्शन ऑफ, जो भी मैंने फोर्स अप्लाई किया उससे, जिस डायरेक्शन में अप्लाई किया उसका जस्ट प्रोपोर्शनल है चेंज इन मोमेंटम। ओके, और फॉर्मूला हमने डिराइव किया है, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, यानी मास एंड एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट। ओके, सो नेक्स्ट इज फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि देखो एक आदमी धक्का मारा है, बहुत बड़ा मास धक्का मारा है 400 kg का, तो उसको बहुत दिक्कत लग रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है, बहुत ही फोर्स से एक्सेलरेशन दबा रहा होगा, पर 40 kg का धीरे आराम से, दैट इज, यहाँ से हमें एक चीज़ मिलता है, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग ओवर हियर। ओके, ओके, नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब हमने मोमेंटम पढ़ा, अब मोमेंटम हम कंजर्व कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक बॉल को धक्का मार रही हूँ, तो मैं अगर बॉल को धक्का मार रही हूँ तो क्या हो रहा है, तो मैं जितने एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, यानी कि मैं कोई मास, एक पर्टिकुलर बॉल है जो 10 kg का है या 2 kg का है, 2 kg के बॉल को मैं धक्का मार रही हूँ, तो इसका मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन हो रहा है। अब चेंज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे हो रहा है वो क्या है देखते हैं।
द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स चोजन फॉर एनालिसिस सिस्टम, हम एक सिस्टम के अंदर रहते हैं, क्लोज्ड इन्वायरमेंट है हमारा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ कार मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, आप कार चला रहे हो, एक ही स्पीड में चला रहे हो, उसको सिस्टम बोला जाएगा क्योंकि आप कार के अंदर बैठे हो, ठीक है। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहे हो, वेरी नाइस, जा रहे हो। All the forces within the car, internal fresh forces, and all forces acting off the car are external forces like friction. अब आप कार के अंदर बैठे हो, कार की सीटें एंड ऑल सब इंटरनल फ्रिक्शन मानी जाएगी, और बाहर का और भी कोई पर्टिकुलर फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो, आउटर ऑपोजिट से अप्लाई हो रहा है, दैट इज फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन भी अप्लाई हो रही है। तो कंजर्व कैसे हो रहा है, लेट्स सी। The total momentum of an isolated system is zero. एक आइसोलेटेड सिस्टम है, उसका मोमेंटम होता है जीरो, यानी कि जितना फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो उतना ही फोर्स आपको रिटर्न में मिल जाएगा। तो अगर से मैं 10 न्यूटन अप्लाई कर रही हूँ, मुझे वहाँ से 10 न्यूटन मिल जा रहा है, यानी कि मेरा कितना हुआ, कंजर्वेशन हो गया, यानी कि मेरा मास हो गया जीरो। जीरो फॉर एग्जाम्पल दो बॉल है, एक बॉल ए है और एक बॉल बी है, दोनों में टक्कर होता है, सेम टक्कर। तो क्या हो गया, एक बॉल ए है उसका मास है 5 ग्राम, एक बॉल बी है उसका मास है 5 ग्राम, दोनों का बॉल है 5 ग्राम, ठीक है, दोनों बॉल 5 ग्राम का है। अब मैंने पहले वाले बॉल में भी 2 न्यूटन लगाया, दूसरे वाले बॉल को भी मैंने धक्का दिया 2 न्यूटन से, दोनों को मैं 2-2 न्यूटन से धक्का दे रही हूँ। वेट दोनों का सेम है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन इसका भी सेम उसका भी सेम। पहले बॉल का मेरा मास कितना था, 5 ग्राम था, उसमें मैंने 2 न्यूटन लगाया तो 10 हो गया। दूसरे बॉल का ग्राम कितना था, मास का 5 ग्राम था, उसमें भी मैंने कितना 2 न्यूटन लगाया, 5 kg होता है एक्चुअली, ठीक है, 5 kg ले लो, ठीक है। तो जो भी है, तो दोनों का क्या निकला, अच्छा 10 ग्राम पर न्यूटन का, न्यूटन नहीं आएगा उसमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो सपोज हम केजी में करते हैं, इट्स मोर ईजियर। तो हम क्या करेंगे, पहले 10 kg का बॉल लेंगे ए, और बी का भी 10 kg लेंगे, उसमें फिर मैंने 10 न्यूटन दिया, इसमें भी मैंने 10 न्यूटन दिया, यानी मेरे 100 न्यूटन हो रहा है दोनों साइड में। तो मैं 100 मतलब m1v1 जितना था, मैंने जितना फोर्स से m1v1 लगाया, मैंने उतने फोर्स से m1v2 भी दिया, यानी कि मेरा जो मास जितना था और एक्सेलरेशन जितना था बॉल वन का, उतना ही मेरा मास और एक्सेलरेशन बॉल बी का भी है। यानी कि जब मैं दोनों में धक्का कराती हूँ कुछ चेंज नहीं होता, दोनों सेम मास के हैं, दोनों सेम स्पीड से गए, यानी कि मेरा मोमेंटम कंजर्व होता है, और यहाँ सिस्टम में ज़ीरो हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स अ वेरी इजी वन। ओके, सो इफ you have any doubt regarding any of the particular points, let me know in the comment section below, I'll definitely answer। और आई होप कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, ठीक है। I'll be back with the next session with a new topic. Until then, have a good day and keep smiling. Bye.